देखिए, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अक्सर सुर्खियों में रहा है। संथाल की बदलती डेमोग्राफी का मामला झारखंड हाईकोर्ट से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक को गर्म करता रहा। ऐसे में राजमहल से बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत ओझा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल की पूरी डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। अनंत ओझा ने साहिबगंज के कई विधानसभा के बूथों का जिक्र करते हुए वहां बांग्लादेशी मुसलमानों की बढ़ती आबादी का दावा किया। अनंत ओझा के इस बयान को जेएमएम ने खारिज करते हुए कहा है कि अगर कहीं घुसपैठ हुआ भी है तो इसके लिए सीधे केंद्र दोषी है। कि बड़े पैमाने पर जनसंख्यिकी आक्रमण उस क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ के जल, जंगल, जमीन, बड़े पैमाने पर शादी करके उसके माध्यम से भी मतांतरण का खेल। और आज इसका जीवंतता है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से साहिबगंज जिला के, विशेष करके उधवा प्रखंड के अंदर, बढ़रवा प्रखंड के अंदर, पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर, हिरनपुर प्रखंड के अंदर, जो खास करके लिट्टीपाड़ा विधानसभा में पड़ता है, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्यिकी बदलाव आया है और जिस प्रकार से आदिवासी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर एक विशेष समूह के द्वारा कब्जा हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से बदलते हुए डेमोग्राफी का परिणाम है। ये घुसपैठ की बात करने लगे हैं। अगर घुसपैठ है तो फिर हिम्मत से बोलिए, मांग लीजिए अपने गृह मंत्री का इस्तीफा, क्योंकि वो अकर्मण्य है, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने नहीं किया। अगर ये इस बात में सच्चाई है तो अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, वोटर बढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार की जो उनकी शंका है कि यहाँ के लोगों का उनको लाभ मिल जा रहा है, तो ऐसे लोग तो चिन्हित हो सकते हैं। और अभी केंद्र की सरकार ने कई प्रकार के अभियान चला रखा है। संथाल से ताल्लुक रखने वाले अनंत ओझा के ताजा बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर यह बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने में है। ऐसे में देखना यह होगा कि साल 2026 में बांग्लादेशी घुसपैठ की यह कहानी या सच्चाई कहां जाकर ठहरती है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर तबाही जमकर हुई है। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच तबाही की तस्वीरें सामने आई। अफगानिस्तान में भारी बारिश हुई और बर्फबारी एक साथ तबाही लेकर आई, जिसमें 17 लोगों की जान जा चुकी है, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1800 परिवार इस भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से प्रभावित भी हुए हैं। तो अफगानिस्तान से बड़ी खबर, जहां पर जमकर भारी बारिश हुई और बर्फबारी के बीच लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि 18 लोगों की जान जा चुकी है, 11 लोग जख्मी और 1800 परिवार ऐसे हैं जो कि इस तबाही की जद में आए। इसी बीच देखिए, अररिया से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां नेपाल के सुनसरी जिले के लोकही में नेपाली पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में AK-47, आपको बता दें कि एक 45 वर्षीय विजय शाह की मौत हो गई है। मृतक नेपाल के लौकही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। भारत से नेपाल जाते वक्त नेपाल पुलिस और तस्कर में ये गोलीबारी हुई। आक्रोशित लोगों ने भी जम करके बवाल किया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता प्रतीक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, नेपाल के सुनहरी जिले के लोकही में नेपाली पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, क्या वजह रही और फिलहाल कितने लोग इसमें घायल हुए, क्या जानकारी है? जी, दरअसल देखिए, ये भारत से सटे जो अररिया का जो बेला बॉर्डर है, इसके ठीक उस पार का मामला है। और यह नेपाल का जो है सुनसरी जिला का लौकही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि देर रात जो है भारत से नेपाल की ओर तस्करी का जो सामान है वो ई-रिक्शा पर लोड कर जो है वो जो नेपाली कारोबारी और उसे जो तस्कर बताया जा रहा है वह जो है नेपाल की तरफ जा रहा था। और नेपाली पुलिस जो APF होती है वो रोकना चाहती है। जैसे वो रोकती है तो ई-रिक्शा पर जो बैठे जो शख्स होते हैं वो फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद नेपाली पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई करती है और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये नेपाल का जो सुनसरी जिला है, लौकही वार्ड नंबर 1, विजय कुमार शाह जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उनको गोली लगती है और जो है उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो स्थानीय स्तर पर नेपाल
का जो यह इलाका है वहां पर जो लोग आक्रोशित हो जाते हैं और जमकर आगजनी की जाती है। आगजनी के बाद जो है वहां पर जो तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो सामान है उसमें आग लगा दी जाती है। तो पूरा जो इलाका है नेपाल का वो पैनिक हो जाता है। बता दें कि यह जो है यह घटना कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी चूंकि अररिया जिले से नेपाल की लगभग 80 से 90 किलोमीटर की खुली सीमा है और इसी तरीके से जो नेपाल में जो है भारत और नेपाल के बीच तस्करी होती है, आए दिन कार्रवाई भी होती है, लेकिन जिस तरीके से यह मुठभेड़ हुई है यह इस बात की तस्दीक है कि इस इलाके में नेपाल के बॉर्डर में लगातार तस्करी हो रही है। बिल्कुल सतीश, बिल्कुल, और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि आगजनी की गई, लोगों में गुस्सा है, लेकिन कई लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए भी वहां पर गए हुए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी, प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है पुलिस भारतीय क्षेत्र में जो है कहीं से कोई पैनिक की स्थिति नहीं है और नेपाल पुलिस के जो अधिकारी हैं जरूर वहां पर पैनिक हुआ, चूंकि साल का 2026 का पहला दिन था और नेपाल के इस इलाके में जो लौकी का इलाका है पैनिक हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो भारत से जो पर्यटक हैं जो नेपाल जाते हैं तो वहां पर थोड़ी बहुत उन्हें डिस्टर्बेंस जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है। और सतीश, ये भी जानना चाहूंगी कि भारत के लोग जो नेपाल में जाते हैं पर्यटक घूमने फिरने के लिए, उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम है? जी, वहां पर उनकी सुरक्षा जो है बिल्कुल नेपाल पुलिस से जो है फिलहाल अभी जो है संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और वो नेपाल में भारत के जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा जो है मुकम्मल की जाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो घटना हुई है तो जाहिर सी बात है जो पर्यटक हैं उनके बीच भी एक दहशत का माहौल है कि किस तरीके से यहाँ पर यह माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल स्थिति भारतीय क्षेत्र में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, अररिया से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां मुठभेड़ में विजय साह की मौत भी हो गई। और अब बात नवादा के लोगों की करें तो नए साल पर नई सौगात उन्हें मिली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से ककोलत को पटना से सीधे जोड़ने के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा की शुरुआत की है। नवादा सरकारी बस डिपो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ किया गया श्रवण कुमार की तरफ से। और देखिए, पटना से ककोलत के लिए ये बस सेवा की शुरुआत होने से पर्यटन के लिहाज से तो ये बड़ी तब्दीली लेकर आएगा ही, साथ ही साथ इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब यात्रा ज्यादा सुगम नजर आती है। पटना के गांधी मैदान से ये बस खुलेगी और ककोलत तक जाएगी, भाया दनियामा, बिहार शरीफ, नूरसराय, दीपनगर होते हुए, राजगीर होते हुए, नरहट होते हुए, हिसुआ होते हुए यह ककोलत तक जाएगी। पटना से, नालंदा से, नवादा से जो भी पर्यटक होंगे सबको विशेष तौर पर उनको इसका लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं नए साल में नवादा को एक नया तोहफा, और आगे भी हमने कहा है कि नई बसें हमारी आ रही है, इलेक्ट्रिक बसें। मोतिहारी का चकिया बैद्यनाथ चीनी मिल सालों से बंद पड़ा है, लेकिन किसानों को मिल खुल जाने का इंतजार है। किसान अब काफी ज्यादा खुश हैं कि अब उनका मिल फिर से खुलने वाला है। डीएम ने चीनी मिल का मुआयना भी किया और अधिकारियों को भौतिक रिपोर्ट के साथ साथ संपत्ति, जमीन और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया ताकि मुख्यमंत्री सचिवालय को रिपोर्ट दी जा सके। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो चीनी मिल है वो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसको शुरू करने की कवायद सरकार की तरफ से अब की गई है और इसे लेकर के किसानों में काफी ज्यादा खुशी है। हम लोग जो हमारी जो मिल पहले चलती थी यहाँ पर निजी मिल थी, उसकी हम लोग बहुत ही जानकारी ले रहे थे कि उसमें क्या सामग्री बची हुई है, कितनी जमीन है, उसका रिकॉर्ड हम देख रहे थे।
ताकि भविष्य में कोई संभावना हो तो भी अपना प्रतिवेदन विभाग को भेज सके। तो हमने देखा है, दोनों मिल को हमने देखा है। ये मोतिहारी पहले विजिट किया था और अभी चिकिया वाली को भी विजिट किया है, और बाकी भी जो हमारे खाली प्लॉट है, जो बड़े बड़े प्लॉट है, उसको भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और एक प्रपोजल बना के हम लोग डिपार्टमेंट में भेजेंगे। नीतीश सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत उद्योग धंधों को चालू करने का निर्णय लिया है, और इसी को लेकर जो मोतिहारी बैद्यनाथ शुगर चीनी मिल है, जो चकिया में जो बंद पड़ा है, उस चीनी मिल को भी चालू करने की पहल जो है वो शुरू हो गई है। खुद जिलाधिकारी जो है वो इसका निरीक्षण कर रहे हैं, और लगातार कोशिश है कैसे चीनी मिल को फिर से चालू किया जाए। वैसी स्थिति में अब जो है जो बैद्यनाथ शुगर मिल है वर्षों से बंद है, और ये चीनी मिल जो है इन इलाकों के किसानों के लिए बड़ी वरदान साबित होती थी, लेकिन चीनी मिल के बंद होने से किसान काफ़ी परेशान हैं। और वैसी स्थिति में अब चीनी मिल में मात्र यही 2 जो गोदाम है वो गोदाम बच गए हैं। बाकी जो तमाम जो सामानें हैं या जो उपकरण है वो कबाड़ में तब्दील हो गया है। और वैसी स्थिति में सरकार जो है आने वाले समय में, सरकार की जो पॉलिसी है आने वाले समय में बंद चीनी मिलों को खोलेगी, कई जगहों पर चीनी मिल नया स्थापित भी करेगी। उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार ने पहल की है। खुद डीएम ने इसको लेकर जो है कोशिश की है, और वैसी स्थिति में अब उम्मीद है कि आने वाले समय में अब चीनी मिल चालू होगा तो किसान की स्थिति और बेहतर होगी और किसानों की आमदनी भी दुगुनी होगी। तो वैसी स्थिति में डीएम ने निरीक्षण किया है, अगर ये चीनी मिल चालू हो जाता है तो वैसी स्थिति में किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। अवनीश कुमार, न्यूज 18 चकिया मोतिहारी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज